टेक्स्ट बुक रेफ़र करना है तो टेक्स्ट बुक के लिए क्लास के नोट्स तो रेफ़र कर सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है या टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक बुक है आपका रॉक मैकेनिक्स बाय बीपी वर्मा। ठीक है, रॉक मैकेनिक्स बाय बीपी वर्मा। ठीक है, ये एक किताब है, इसमें आपको टोटल 4 to 5 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। 4 चैप्टर इसमें मिलेगा, सिर्फ उसमें रॉक मास फेलर नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपको इसके लिए आपको बीपी वर्मा और एक आपका एस के वर्मा करके और एक चैप्टर सिरा जाता है, या फिर ग्राउंड कंट्रोलिंग सब्जेक्ट चैप्टर टेक्स्ट बुक है, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बुक का आप नाम लिख लीजिए, मैक्सिमम मिल जाएगा इसमें। तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद में यदि आप फर्स्ट चैप्टर का आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का जैसे नाम है वैसे आपका सिलेबस पढ़ना है। तो जैसे इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज़ रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स डेफिनेशन। ठीक है, तो रॉक मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। जनरली कोई भी अभी आप पॉली में पढ़ते हो या बीए में पढ़ते हो तो जनरली सभी सब्जेक्ट क्या है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो दीज आर द ऑल द सब्जेक्ट आर कनेक्टेड टू द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो रॉक मैकेनिक्स इट इज़ आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, but this subject is deals with the study of the rocks। रॉक से रिलेटेड है, आप जियोलॉजी पढ़ते हो वो भी आपका रॉक से रिलेटेड है, लेकिन ये रॉक से रिलेटेड है लेकिन इसमें थोड़ा और फ़र्क क्या है कि रॉक में क्या उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का, सराउंडिंग स्ट्राटा का प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, तो ये सब उसमें जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उसके सराउंडिंग इम्पैक्ट्स है, उसका रॉक के ऊपर में क्या फ़र्क आ रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो रॉक मैकेनिक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रॉक ड्यू टू द फोर्स फील्ड ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट का उसके उस रॉक के ऊपर में या रॉक मास के ऊपर में क्या चेंजेस आ रहा है या क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो उसका स्टडी यानी आपका रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका जनरली अपन को जो इम्पोर्टेंस है क्यों पढ़ना है, इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ रॉक मैकेनिक्स। ठीक है, इसका क्या ज़रूरत है? तो जनरली स्कोप ऑफ रॉक मैकेनिक्स में जनरली माइनिंग में अपन जो जितना भी अंडरग्राउंड माइंस है वो अंडरग्राउंड माइंस के लिए ज़रूरी होता है। आप ज़मीन के नीचे काम करते हो तो बिलो द अर्थ सरफेस, तो आपको उसके ऊपर जो आपका ज़मीन है या जो स्ट्राटा है उसको क्या करना है, आपको गिरने से रोकना है, टू कंट्रोल द स्ट्राटा फ्रॉम फॉल इनसाइड द माइन। ठीक है, माइंस के अंदर में वो रूफ का जो स्ट्राटा है वो नहीं गिरना चाहिए, उसको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए आप कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो माइंस में जो अलग अलग सपोर्ट्स है वो लगाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा सपोर्ट लगाना चाहिए है, तो कौन से टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड नंबर ऑफ सपोर्ट, उसमें कितना नंबर ऑफ सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो जनरली इसके लिए एक जो माइंस का जो कंपनी है डीजीएमएस है, डीजीएमएस ने एक रूल्स बनाया, दैट रूल्स आर नोन एज एसएसआर। ठीक है, तो एसएसआर में तो दिया है, लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग सपोर्ट का पर्टिकुलर क्या होता है आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है हर सपोर्ट का। तो स्ट्राटा का प्रेशर कितना आ रहा है और उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कितना
सपोर्ट लगाना पड़ेगा और कौन सा सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये आपको कब डिसाइड होगा कि आपका स्ट्राटा का नेचर क्या है। आपका जो रूफ स्ट्राटा है, रूफ स्ट्राटा में कौन से टाइप का रॉक है, उसका प्रेशर कितना है, तो वो सब कैलकुलेट करके वो आप उसके फिर आपको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो सब कैलकुलेशन या डाटा कहाँ से मिलेगा आपको, रॉक मैकेनिक्स का जो स्टडी है, रॉक मैकेनिक्स का स्टडी करने के बाद ही वो आपको उसका स्ट्राटा का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्राटा को कंट्रोल करने के लिए आपको रॉक मैकेनिक्स का स्टडी करना जरूरी है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, आपका स्कोप ऑफ रॉक मैकेनिक्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक मैकेनिक्स। ये सबसे ज़्यादा जो रॉक मैकेनिक्स का जो स्टडी है जनरली आपका काय के लिए ज़रूरी है, आपका माइनिंग के ज़रूरी है और आपका सिविल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिविल के लिए भी आपका जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन रहता है अबाउट द अर्थ सरफेस। ज़मीन के ऊपर में यदि आपका कोई डैम बना रहे या ओवर ब्रिज बना रहे, ठीक है, ओवर ब्रिज बना रहे या कोई आपका हाईवे बना रहे, तो जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस ज़मीन का पूरा रॉक मैकेनिक्स या रॉक मैकेनिक्स का स्टडी ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि उसमें कौन से टाइप आपका रॉक है और कौन से टाइप आपका वाटर फ्लो है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो है, क्रैक्स का है, फॉल्ट क्या है, तो या उसमें रॉक का क्वालिटी क्या है, तो कौन रॉक का क्वालिटी, उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी होता है क्वालिटी देखने के लिए। तो अलग अलग पैरामीटर से क्वालिटी देखने के लिए RMR RQD वगैरह है, तो वो सब कहाँ पढ़ना है आपको, रॉक मैकेनिक्स से पढ़ना है। ठीक है, तो जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन होता है अबाउट द अर्थ सरफेस, तो ऑल द कंस्ट्रक्शन आर डिपेंड्स अपॉन द स्टडी ऑफ द रॉक मैकेनिक्स। जब तक आपको रॉक मैकेनिक्स का स्टडी मालूम नहीं रहेगा, रॉक मैकेनिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप जो भी कंस्ट्रक्शन है इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वो आप परफेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये सिविल के लिए ज़रूरी है। तो ये रॉक मैकेनिक्स जनरली माइनिंग और सिविल के लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा भी बाकी ब्रांच जैसे आपका जियोफिजिस्ट है, आपका जियोफिजिस्ट में जियोफिजिस्ट की ज़रूरी है और जियोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है। तो माइनिंग में आपका रूफ कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, रूफ कंट्रोल में जो सपोर्ट लगाने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद में यदि माइंस में जो ड्रिलिंग ब्लास्टिंग होता है, तो ड्रिलिंग जो होगा तो ड्रिलिंग वो आपका स्ट्राटा के कंडीशन के हिसाब से उसमें आपका ड्रिल बिट का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो कौन से टाइप का ड्रिल बिट ऐसे यूज़ करना चाहिए वो आपका स्ट्राटा का क्वालिटी देख के आपका यूज़ करना है। ठीक है, हार्ड रॉक है तो उसके हिसाब से ड्रिल बिट सिलेक्शन होगा, या सॉफ्ट रॉक है तो सॉफ्ट रॉक है, मॉडरेट है, तो जैसे आपका रॉक का टाइप है, रॉक का क्वालिटी है, उसके हिसाब से फिर आपका उसका ड्रिल बिट का सिलेक्शन रहेगा। तो ड्रिलिंग के लिए ज़रूरी है माइंस में। उसके अलावा तो ये सब आपका उसका इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है, तो जो जितने भी क्लासिफिकेशन है वो आपका उसके पैरामीटर के हिसाब से डिवाइड हुआ है कि आपका डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उसमें एक आपका इम्पोर्टेंट पैरामीटर है RQD। उसके बाद में फिर RMR आता है, RQD RMR। तीसरा आपका
स्ट्रेंथ आता है और फोर्थ है आपका हार्डनेस आता है। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है वो 4 पैरामीटर्स क्या है आपका रॉक का क्वालिटी डिसाइड करता है या रॉक का क्लासिफिकेशन डिसाइड कर रॉक फर्स्ट। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लास 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे डिफरेंट क्लास में डिवाइड हुआ है क्लासिफिकेशन। तो रॉक आपका फर्स्ट क्लास में आ रहा है, सेकंड क्लास में आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका क्वालिटी डिसाइड होता है। ठीक है, तो एक आपका ये क्या हो गया आपका पैरामीटर। रॉक का आपको क्वालिटी मालूम करना है, तो उसका कोर ले लिया आपने। सरफेस से लेके कुछ डिस्टेंस तक तो आपको रॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका सरफेस से लग के कुछ आपका क्ले है, सैंड है, उसके बाद में कुछ डिस्टेंस से आपका मुरून लगेगा, फिर आपका सेल लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका कोई रॉक लग गया आपका। ठीक है, फिर कुछ डिस्टेंस में आपका कुछ अनवांटेड मटेरियल लग गया, स्टोन लग गया, फिर आपका उसके बाद फिर आपका रॉक लग गया। तो सरफेस से लेके आप जितना मीटर ड्रिलिंग करते हो, तो टोटल ड्रिलिंग लेंथ आपको मेज़र करना है। टोटल ड्रिलिंग लेंथ, टोटल ड्रिलिंग लेंथ आपने कितना किया, 150 मीटर किया। ठीक है, ये आपने नोट कर दिया। ठीक है, टोटल ड्रिलिंग लेंथ। उसके बाद में फिर आपका जो भी रॉक का आपको कोर मिला है, जनरली बोर करने के बाद में या ड्रिलिंग करने के बाद में जो भी आपको मटेरियल मिलेगा दैट इज़ ए कोर। ठीक है, तो रॉक का कोर आप मेज़र करना है कि आपका कितना मीटर का आपका कोर मिला है। सपोज आपका ये आपको ये सेडिमेंटेड रॉक मिल गया आपको, तो ये सेडिमेंटेड रॉक का आपका लेंथ कितना है, उसके बाद में फिर और बाद में रॉक कहाँ कहाँ मिला है उसका लेंथ मेज़र करना है। तो जितना मीटर का आपको रॉक का कोर मिला है, वो रॉक का कोर आपको क्या किया है, लेंथ उसका मेज़र कर लिया। सपोज आपके यहाँ पे 10 मीटर का आपको कोर मिला है रॉक, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे 12 मीटर का रॉक मिला है। ठीक, उसके बाद में फिर आपका 8 मीटर का रॉक मिला है। ठीक, तो जब आपको 15 मीटर का फिर रॉक मिला है, तो जहाँ जहाँ रॉक मिला है उसका क्या किया, लेंथ मेज़र कर लिया, और वो लेंथ को आपने ऐड किया। 10, 12, 8, मतलब ये आपका 20 हो गया, फिर प्लस 15। ठीक है, 30 और 35, 30, 20, 30, 40, 45। तो रॉक का जो लेंथ है आपका 45। तो टोटल कोर लेंथ, इसमें कोर इसमें ऐड होता है, तो इसमें आपका ऐड होगा 45 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे तो आपका, ठीक है, कन्वर्ट करके 0.08 मीटर। ठीक है, उसके बाद में यदि आपको आगे में कहीं मिला होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर से कम का कोर मिला है। ठीक है, तो इसलिए उसको ऐड कर लिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 45.08 मीटर। ये आपका टोटल कोर लेंथ। लेकिन मॉडिफाइड कोर लेंथ में क्या रहेगा आपका, ये लेस देन 10 सेंटीमीटर वाला कोर आपका माइनस हो जाएगा। तो मॉडिफाइड कोर लेंथ में क्या रहेगा, सिर्फ आपका 45 मीटर। तो इस तरह से कितना ड्रिलिंग किया है, कितना कोर मिला है, और उसमें आपका मॉडिफाइड कोर कितना है, तो ये सब उसमें आपको वो आपको उसके रीडिंग नोट करना है। और ये जो रीडिंग रहेगा उसको क्या निकालना है अभी आपको, कोर रिकवरी रेशो। कोर रिकवरी रेशो, ठीक है। कोर रिकवरी रेशो, इट इज़ ए रेशो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ड्रिलिंग
इट इज़ a ratio of modified core length divided by total length of drilling. नहीं रुकना था। कोर रिकवरी, तो आरक्यूडी निकालना है, तो आरक्यूडी निकालने के लिए आपको क्या निकालना जरूरी है? कोर रिकवरी रेशियो निकालना जरूरी है। तो कोर रिकवरी रेशियो इट इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ ड्रिलिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ कोर रन मीटर। ठीक है, इतना मीटर आपको कोर मिला है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज नोन एज ए कोर रिकवरी रेशियो। तो इसको आप यदि डिवाइड करोगे तो जनरली 0.30 आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया वो उसको आप यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ये कोर रिकवरी रेशियो आपको 0.30 आया, तो उसका परसेंटेज यानी परसेंटेज इक्वल टू 30%। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट क्या होगा आपका? यदि आप, हाँ सर, 150 में से यदि आपका 0.30 यदि आपका वैल्यू आ रहा है, तो उसको यदि आप कन्वर्ट करोगे 100 में से, तो आपका जो परसेंटेज का जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या रहेगा? परसेंटेज रहेगा। तो जो कोर रिकवरी रेशियो है उसको यदि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज का जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज़ नोन एज ए आरक्यूडी। ठीक है, तो आरक्यूडी कैसे निकालना यदि आपको मालूम हो गया। ठीक है, आरक्यूडी निकालने के लिए आपको पहले कोर रिकवरी रेशियो निकालना पड़ेगा। कोर रिकवरी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या जरूरी है? टोटल लेंथ ऑफ ड्रिलिंग, आपने कितना मीटर का ड्रिलिंग किया है और कितना मीटर का आपको क्या मिला है? कोर मिला है। लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ड्रिलिंग। ठीक है, आपका कितना मीटर का ड्रिलिंग हुआ है और कितना मीटर का कोर मिला है, उसका जो रेशियो रहेगा दैट इज ए कोर रिकवरी रेशियो, और उसका जब आप परसेंटेज निकालोगे तो दैट परसेंटेज नोन एज ए आरक्यूडी। तो लेंथ ऑफ कोर का मतलब है आपका मॉडिफाइड कोर लेंथ। मॉडिफाइड कोर लेंथ में आपको बताए थे कि इसमें आपका जो लेस देन 10 सेंटीमीटर का कोर आपका काउंट नहीं होता है, उसके ऊपर का जितना भी लेंथ का मोर देन 10 सेंटीमीटर का लेंथ का कोर काउंट होगा, और जितना आपका मोर देन 10 सेंटीमीटर कोर आपको ऐड करते जाओगे तो टोटल जो लेंथ ऑफ कोर रहेगा दैट इज नोन एज ए लेंथ ऑफ मॉडिफाइड लेंथ ऑफ द कोर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें उसमें आपको मालूम रहना जरूरी है। अभी आपका ये क्या है? 30% वैल्यू आया, तो 30% क्या हो गया? आरक्यूडी हो गया। तो ये जो 30 का जो वैल्यू है वो आपका कौन से क्लास में आ रहा है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। आपको जब स्टार्टिंग इसके पहले बताए थे कि आपका अलग अलग क्लास में वो डिवाइड किया है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा आरक्यूडी का वैल्यू आएगा वो आपका कौन से क्लास में आ रहा है वो आपको देखना है। आपको बताया थी कि आपका मोर देन 90% है आपका क्लास 1 70 to 90, फिर आपका 50 to 70 में आता है तो आपका वेरी पुअर क्वालिटी का। ठीक है, क्लास 4 है आपका वेरी पुअर,
उसके बाद में क्लास 4 आपका पुअर क्वालिटी का, क्लास 3 आने आपका मॉडरेट सेटिस्फाइड, और यानी क्लास 2 यानी गुड क्वालिटी एंड क्लास 1 यानी वेरी गुड क्वालिटी का। ठीक है, तो इस तरह से आपका अलग अलग क्लास में डिवाइड हुआ है। तो ये चैप्टर में एक जो टॉपिक है रॉफमास क्लासिफिकेशन, तो रॉफमास क्लासिफिकेशन एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता है आइदर आरक्यूडी के ऊपर में या आरएमआर का। आरएमआर भी एक अलग दूसरा का टाइप है आपका रॉक को क्लासिफाइड करने का। ठीक है, तो जैसे आरक्यूडी का आप निकाले हो वैसे आपको आरएमआर निकालना है। आरएमआर का जैसे वैल्यू रहेगा वो वैल्यू को फिर आपका 5 क्लास में डिवाइड हुआ है, तो हर क्लास जो भी वैल्यू आएगा वो कौन से क्लास में आ रहा है, क्लास 1 में आ रहा है, 2 में, तो ऐसे 5 क्लास डिवाइड हुआ है, तो हर क्लास के हिसाब से फिर उसमें आपका रॉक का फिर क्वालिटी पता चलता है। तो इसमें आपका 30 का वैल्यू आया तो आपका वेरी पुअर क्वालिटी का। ठीक है, इस तरह से आरएमआर का भी है। तो आरएमआर के निकालने के लिए जनरली आपको ड्रिलिंग करना या लेंथ ऑफ कोर या लेंथ ऑफ ड्रिलिंग जरूर नहीं होता है। ये जो आरएमआर है वो आपका उसके लिए 7 फैक्टर डिपेंड होता है, 7 आरएमआर डिपेंड्स अपॉन द 7 पैरामीटर्स। ठीक है, और वो 7 पैरामीटर का जो आपका एवरेज जो वैल्यू निकलेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ 7 पैरामीटर्स इज नोन एज ए आरएमआर। ठीक है, तो उसमें जो 7 पैरामीटर्स है उसमें 7 पैरामीटर्स में एक आपका आरक्यूडी भी आता है, तो आरक्यूडी का भी वैल्यू उसमें आपको लेना पड़ेगा। आरएमआर निकालना है तो आपको आरक्यूडी वैल्यू आपको निकालना ज़रूरी है। जब तक आप आरक्यूडी निकालोगे नहीं तो आपको आरएमआर नहीं मालूम होगा, तो आरक्यूडी आपको ज़रूरी है। उसके बाद में ज़रूरी है आपका स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़रूरी है, स्ट्रेंथ यूनिएक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो बोलते हैं,